कॉन्ड्रोमेलेशिया और नी आर्थराइटिस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जब कोई पेशेंट हमारे पास नी पेन से आता है तो एज ए डॉक्टर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इनको कॉन्ड्रोमेलेशिया है या नी आर्थराइटिस है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इन दोनों कंडीशंस के बारे में और इनका डायग्नोसिस, स्पेसिफिकली हमें कैसे पता लगे कि क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो कॉन्ड्रोमेलेशिया है ये अक्सर यंग एज ग्रुप में देखा जाता है और इन पेशेंट्स के अंदर एक्सरे अगर जब नी का हम कराते हैं, स्टैंडिंग वेट बेरिंग एक्सरे जब हम कराते हैं तो एक्सरे ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉर्मल आता है। जबकि नी आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर जिनके अंदर कार्टिलेज थोड़ा पतला हो चुका है या कार्टिलेज घिस रहा है, उनके अंदर एक साइड का गैप थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो चुका होता है। वो पेशेंट जब हमारे पास एक्सरे लेके आते हैं तो थोड़ा सा उसमें चेंज हमें नजर आता है, स्पेशली अर्ली टू मॉडरेट स्टेज में। तो मतलब कॉन्ड्रोमेलेशिया का पेशेंट यंग होगा, एक्सरे नियरली ऑलवेज नॉर्मल होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट थोड़ा सा मिडिल एज्ड होगा और उसके अंदर अर्ली टू मॉडरेट स्टेज में थोड़ा सा हमें गैप रिड्यूस नजर आएगा बोन्स के बीच में। पॉइंट नंबर 2, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होता है वो जनरली हमें बताता है स्पेसिफिक पेन। मोस्टली पेशेंट हम घुटने के अंदर की तरफ दर्द बताते हैं और वो चलने से बढ़ जाता है। जबकि जो कॉन्ड्रोमेलेशिया के पेशेंट्स होते हैं उनको जनरली लगता है कि मुझे घुटने में दर्द है, मुझे पता नहीं है कहां से आ रहा है। या कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं कि मेरी जो घुटने की कैप है, जो मेरी नी कैप है, इसके मेरे को घुटने के फ्रंट में दर्द है और नी कैप के नीचे दर्द है। जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूं उतरता हूं तो ज्यादा फील करता हूं, या जब मैं डीप नी बेंडिंग करता हूं, जैसे स्क्वाट, डीप स्क्वाट करना या इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठना, तब मुझे ज्यादा फील होता है। तो इससे हमें क्लिनिकली भी थोड़ा आइडिया लगता है कि ये यंगर पेशेंट को डिफ्यूज सा दर्द हो रहा है, एक जगह पे फिक्स दर्द नहीं है, तो शायद कॉन्ड्रोमेलेशिया होगा। और अक्सर हमने देखा है कि कॉन्ड्रोमेलेशिया के पेशेंट को कोई टेढ़ापन भी नहीं होता घुटने में देखने में, ना बो लेग्स होगा ना नॉक नहीं होगा, जनरली अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होता है। जबकि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स अंदर की तरफ दर्द बताते हैं और उसमें हमें फील करने में हड्डी भी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि प्रोमिनेंट हो रही है। तो फिर इस स्टेज पे अगर पेशेंट आते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं एक इन्वेस्टिगेशन, विच इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड MRI और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI के जरिए हम कार्टिलेज की हेल्थ देख सकते हैं, कार्टिलेज को डिटेल में देख सकते हैं, और भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जो अंदर होते हैं जैसे कि ये मेनिस्कस है या लिगामेंट है, इनको भी देख सकते हैं। जबकि एक्सरे में क्या दिखता है, एक्सरे में सिर्फ हड्डी दिखती है और जॉइंट स्पेस दिखता है, हड्डियों के बीच में गैप कितना है, स्पेस कितना है वो दिखता है, कोई सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर नहीं दिखता। MRI इज वेरी गुड इन टेलिंग मी इन डिटेल्स अबाउट द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर एंड द कार्टिलेज। और उसके अंदर हम देखते हैं कि कार्टिलेज के अंदर अगर स्वेलिंग है तो मतलब अर्ली स्टेज ऑफ कॉन्ड्रोमेलेशिया है। कार्टिलेज के अंदर अगर कहीं पर कुछ एक कार्टिलेज का हिस्सा डैमेज हो गया, फुल थिकनेस डैमेज हो गया, तो हम बोलते हैं एडवांस्ड कॉन्ड्रोमेलेशिया। और इसके लिए उस कार्टिलेज के डिफेक्ट का कितना साइज है, ये जो हमने होल बनाया, ये वाला अगर लीजन है तो इसका कितना बड़ा साइज है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। पर अगर मेरे घुटने का सरफेस इररेगुलर हो गया, मेरे घुटने का जो मेनिस्कस या गद्दी है उसके अंदर कहीं कहीं टीयर्स आ रहे हैं, दीज आर साइंस ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस। मतलब हमारा घुटना उम्र के साथ घिस रहा है और घुटने में इररेगुलर सरफेस हो रहा है, वो नी आर्थराइटिस डेवलप कर रहा है। तो इन 3 चीजों से मुझे या किसी भी डॉक्टर को एक फेयर आइडिया लग जाता है कि घुटने में कॉन्ड्रोमेलेशिया का ट्रीटमेंट करना है या नी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करना है। हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सही बीमारी पकड़ में आ गई तो उसका बढ़िया इलाज हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई यंग पेशेंट मेरे पास आया जिसकी एज 20s 30s में है और उसको कॉन्ड्रोमेलेशिया डायग्नोज हुआ, अर्ली स्टेज में है, तो मैं उनको बोलूंगा हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज मत करो, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग मत करो। अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो। अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखो कि नी पे लोडिंग ना आए। फिर भी आप जिम में जाके अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो उससे उनका एक रूटीन भी बना रहता है और साथ साथ उनके नी की हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। साथ साथ हम कार्टिलेज प्रोटेक्टिव ड्रग्स भी देते हैं, वो दवाइयां हम अर्ली टू मॉडरेट आर्थराइटिस में भी देते हैं। लेकिन उस एज में नी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ये भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि पेशेंट को पेन किलर कम से कम लेना पड़े। तो कॉन्ड्रोमेलेशिया के प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम नी आर्थराइटिस होने से बचा सकते हैं, पर अगर कॉन्ड्रोमेलेशिया एडवांस स्टेजेस में है और अर्ली में मिस हो गया तो वो नी आर्थराइटिस डेवलप कर सकता है। और अगर अर्ली नी आर्थराइटिस में आप हो तो उसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर वो किया जाए तो आर्थराइटिस आगे बढ़ने से रुक जाता है। पर अगर एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो उस कंडीशन में हमें मोस्टली पेशेंट्स को सर्जरी ऑफर करनी पड़ती है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अर्ली डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट है, एक नी स्पेशलिस्ट को दिखाना कितना इंपॉर्टेंट है, बीमारी को जल्दी पकड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। और कॉन्ड्रोमेलेशिया या नी आर्थराइटिस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल की वीडियोस को सर्च करो। आपको कॉन्ड्रोमेलेशिया और नी आर्थराइटिस के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें सिंपल भाषा में मैंने इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।